तुम पढ़े लिखे समझदार नौजवान मालूम होते हो, डीआईजी कह रहा था। तुम खूब समझ सकते हो कि तुम्हारे बचाव की कोई सूरत नहीं, इसलिए हमें थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करो। अपराध तो तुम अपना कबूल करोगे ही, आराम से नहीं करोगे तो तकलीफ उठाकर करोगे। मैं सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मैं बोला। वह भी पूछ डालो। आप लोगों को मेरी खबर कैसे हुई? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बता दो, आईजी निर्णयात्मक स्वर में बोला। आज सुबह 6 बजे के करीब हमें एक गुमनाम टेलीफोन कॉल मिली थी, सुपरिंटेंडेंट बोला। हमें किसी ने तुम्हारे सुंदर नगर के फ्लैट का पता बताया और कहा कि यूनियन बैंक की डकैती के अपराधियों का सरगना वहां छुपा हुआ है और डकैती में प्रयुक्त हुई सफ़ेद एम्बेसडर कार उसी के फ्लैट में गैरेज में बंद है। हमें यह भी बताया गया कि तुम जल्द ही इस फ्लैट से कुछ करने वाले हो। हमने तुरंत कार्रवाई की, नतीजा तुम्हारे सामने है। जाहिर था कि मुझे नपी तुली स्कीम के अनुसार फंसाया गया था। अजीत वगैरह को मेरी उतनी ज़रूरत अपने चौथे सहयोगी के रूप में नहीं थी जितनी कि उन्हें बाद में सारी बला मेरे सर थोपने के लिए थी। शायद उन्हें यह भी मालूम था कि मैं कोई खतरनाक और पेशेवर मुजरिम नहीं, बल्कि हालात का शिकार एक मजबूर इंसान हूँ। वे मुझे बड़ा करामाती अपराधी बता बताकर मुझे फूंक दे रहे थे, जबकि उन्हें मेरी औकात और हकीकत सब कुछ मालूम था। अब स्थिति यह थी कि मैं अपराधियों का सरगना समझा जा रहा था। मैं अजीत वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पूछे जाने पर मैं पुलिस को यही जवाब दूंगा तो वे समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पैसे की ईमानदार दिखा रहा हूँ, खुद सजा भुगत कर अपने साथियों को और लूट में अपने हिस्से को भी बचाए रखने के लिए तैयार हूँ। नोटों के साथ बक्सों में से एक इसलिए खोला गया था क्योंकि उसी में से कुछ रुपया निकाल कर मेरे फ्लैट में छुपाया जाना था। जिस समय मेरे साथ शावर में खड़ी रश्मि मेरा ध्यान अपनी ओर लगाए हुए थी, शायद उसी समय अजीत और नासिर फ्लैट में 1 लाख रुपए के नोट और 32 कैलिबर की रिवॉल्वर छुपा रहे थे। बाद में भी सारा दिन रश्मि मुझे अपने में उलझाए रही थी और फिर वे सब लोग मुझे लीडो में उलझाए रहे थे ताकि उस फ्लैट में अपनी तन्हा मौजूदगी को खतरनाक समझकर वहां से किनारा कर जाने का ख्याल मेरे दिमाग में पहले ना आ जाए। ख्याल मेरे दिमाग में आया ज़रूर, लेकिन बहुत देर से, और मेरे भाग निकल पाने से पहले ही उन लोगों ने पुलिस को मेरी खबर कर दी। मैं उस तेलीवाड़े के मकान के अलावा उनके बारे में क्या जानता था, और पता नहीं उनके नाम भी असली थे या नहीं। वे लोग 100% मेरे सर्वनाश का सामान कर गए थे। मैंने पुलिस को अपनी दास्तां सुनानी आरंभ कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मामूली जेब कतरा हूँ। अजीत की जेब काटने के उपक्रम में मैं पकड़ा गया था। उसने और उसके नासिर खां और रश्मि नाम 2 अन्य साथियों ने पहले मुझे पुलिस को सौंप देने की धमकी दी और उन्होंने मेरे सामने ऑफर रखी कि मैं डकैती में उनका सहयोगी बने। बदले में उन्होंने मुझे बराबर का हिस्सा देने का वादा किया। मरता क्या ना करता के अंदाज से मैं उन लोगों के साथ शामिल हुआ। ऑपरेशन में कामयाबी के बाद वे लोग मुझे यूँ फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गए। मैं तो एक प्रकार से किराए का आदमी था और सारे अभियान में मेरी हैसियत तो बलि के बकरे जैसी साबित हुई थी। मेरे सूटकेस में 8,000 रुपये और मोतियों के हार कहाँ से आया? सब कुछ जेब कतरने से ही हासिल हुआ था। किसी को भी मेरी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। अविश्वास की एक बड़ी वजह रश्मि का जिक्र भी था। डकैती में सैकड़ों चश्मदीद गवाहों में से किसी ने भी अपराधियों में एक लड़की की मौजूदगी की जिक्र नहीं किया था। मैं ज़रूर अपने साथियों की हिफाजत की खातिर पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पुरुष वेश में थी। फिर क्या हुआ? दिन दहाड़े क्या किसी एक विटनेस को भी ऐसा नहीं लगा कि वह लड़का नहीं लड़की थी, जबकि वास्तव में यही हुआ था। पुलिस ने बेमन से तेलीवाड़े के मकान का भी चक्कर लगाया। मालूम हुआ कि उस मकान का मालिक एक एंटी डीलर था जो पिछले कई दिनों से सपरिवार विदेश गया हुआ था। मकान पर तभी से ताला लटक रहा था। हाल में किसी ने ना कभी उस मकान का ताला खुला देखा था और ना ही उसमें या उसके आसपास मेरे द्वारा बयान किए गए नासिर, अजीत और रश्मि के हुलियों से कोई मेल खाता आदमी दिखाई दिया हो। मुझे बहुत समझाने
की कोशिश की गई कि अगर मैं अपने सहयोगी का पता बता दूं और लूट का माल वापस बरामद कराने में पुलिस का मदद करूं तो बहुत कम सज़ा पाकर छूट सकता था। मैं दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती में शामिल हुआ था। डकैती के फलस्वरूप एक आदमी पहले ही मर चुका था और दूसरा अस्पताल में पड़ा मौत से जूझ रहा था। 50 लाख रुपए की रकम गायब थी। मुझे बहुत तगड़ी सज़ा हो सकती थी। मैं जानता था मुझे उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा तगड़ी सज़ा हो सकती थी। उन्हें मेरी हकीकत पता लगने की देर थी, फिर वे मेरा वर्तमान अपराध तो भूल भी जाते और मुझे जल्दी से जल्दी दूसरी दुनिया में भेजने के इंतज़ाम में जुट जाते। अपराधियों को पकड़ने के लिए 15,000 रुपये इनाम की घोषणा की जा चुकी थी। मुझे यहाँ तक कहा गया था कि वह इनाम मुझे मिल सकता था, जबकि अपनी ज़बान बंद रखने की सूरत में मेरी बहुत दुर्गति हो सकती थी। मैंने पुलिस को यह भी बताया है कि वे तीनों शायद भोपाल के रहने वाले थे। रश्मि वहाँ पढ़ती है, कहाँ मालूम नहीं। नासिर खां वहाँ के एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, कौन से सरकारी दफ्तर में मालूम नहीं। अजीत का वहाँ कारोबार है, कहाँ जगह का नाम मैं भूल गया हूँ, कोई पार्क था। किसी को मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ। वे मेरी बात इस हद तक झूठी समझ रहे थे कि उन्होंने औपचारिक रूप से भोपाल में पूछताछ करवानी भी ज़रूरी नहीं समझी। वे समझ रहे थे कि मैं अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हकीकत यह थी कि मैं उन लोगों को पकड़े जाने के मामले में पुलिस से ज़्यादा उत्सुक था। वे लोग मुझे फंसाकर खुद ऐश कर रहे थे। मैं तो चाहता था कि वे तीनों, विशेष रूप से रश्मि, जल्दी से जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आए। मुझ पर चार्ज लगाकर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने 10 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। डकैती के 6 दिन बाद अर्थात 4 अक्टूबर को मुझे खबर मिली कि बैंक का ड्राइवर शर्मा अस्पताल में चल बसा। अब मेरा जुर्म और संगीन हो गया। अब जुर्म डकैती और डबल मर्डर का बन चुका था। उस बीच मुझे लाइनअप में खड़ा करवा कर तीनों चपरासियों द्वारा बारी बारी मेरी शिनाख्त करवाई जा चुकी थी। तीनों ने मुझे फौरन लाइनअप में से छांट लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने धमकी, हुस्माद, लालच, मार कुटाई वगैरह जैसे सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन वे मुझसे जानकारी हासिल नहीं कर सकते थे। जानकारी वे क्या खाक हासिल करते? मुझे कुछ मालूम होता तो मैं बताता ना। एक बात की मुझे सख्त हैरानी थी, पुलिस ने अभी तक मेरा संबंध मेरी बाकी अपराधियों से जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की थी? क्या वे इतने ही अक्ल के अंधे थे? लेकिन पुलिस वाले सुस्त रफ्तार जरूर थे, बेवकूफ़ नहीं थे। मेरे रिमांड के आखिरी दिन जब मुझे पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किया गया तो हैरानी से सबकी आंखें फटी पड़ी रही थी। क्या आईजी, क्या डीआईजी, क्या सुपरिंटेंडेंट, क्या पुलिस इंस्पेक्टर, क्या सीआईडी के जासूस, सब मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं कोई मंगल ग्रह से आया हुआ आदमी था। मैं उनकी सूरतें देखते ही समझ गया कि मेरी हकीकत उन पर खुल चुकी थी। हमेशा की तरह इस बार मुझे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा और न ही किसी ने सिगरेट पेश की। आज तक वे मुझे एक छोटी सी मछली समझ रहे थे। उन्हें तो अब पता लगा था कि उनके जाल में एक मगरमच्छ फंस गया था। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल आज ही कर्कश स्वर में बोला, तुम्हारी हकीकत हम पर खुल चुकी है। बधाई हो। मैं धीरे से बोला, तुम्हारे पास जो सच्चे मोतियों का हार बरामद हुआ है वह लेडी शांता गोकुल दास का था। उसी हार के लालच में 9 नवंबर 1972 को तुमने गोकुल दास एस्टेट में लेडी शांता गोकुल दास का कत्ल किया था और फिर सर गोकुल दास की मोटर बोट पर तुम बम्बई से भाग निकले थे। बम्बई पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी थी लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाई थी। मैं कत्ल से इनकार नहीं करता, लेकिन कत्ल मैंने हार के लालच में नहीं किया था। तो फिर क्यों किया था? आप पूरे केस से वाकिफ़ नहीं, वजह आपकी समझ में नहीं आएगी। हम वजह समझना भी नहीं चाहते। बम्बई पुलिस सब समझती है, सब जानती है। मैंने प्रतिवाद नहीं किया। तुम्हारे सूटकेस में मिले लगभग 8,000 रुपये के नोट इसी साल 3 जनवरी को अन्ना स्टेडियम मद्रास पर पड़े 70 लाख रुपए के डाके का एक भाग है। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस डकैती में तुम भी शामिल थे। मैं इनकार करूंगा भी नहीं।
लेकिन साथ ही यह भी मत भूलिए कि मैं ही वह शख्स था जिसने डकैतों के सरदार जयशंकर को लूट के माल के समेत गिरफ्तार करवाया था। मैंने 70 लाख रुपए में से केवल इनाम के 10,000 रुपये निकाले थे। वह इनाम जो डाकुओं को पकड़वाने के लिए घोषित किया गया था। अगर उस रोज़ मैं पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजा गोपाल को टेलीफोन करने के स्थान पर सारी दौलत खुद लेकर रफू चक्कर हो गया होता ना, तो आज मैं इस तरह आपके सामने मौजूद होता और न आपको मद्रास पुलिस को जयशंकर और 70 लाख रुपए की हवा मिलती। हमें इससे सरोकार नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुमने अपने 4 अन्य साथियों के साथ अन्ना स्टेडियम मद्रास पर डाका डाला। कबूल, मैं बोला। आईजी ने हैरानी से मेरा मुंह देखा और फिर पहले से कम दबंग स्वर से बोला, इससे पहले तुमने इलाहाबाद में एरिक जॉनसन की अपनी नौकरी के दौरान 50,000 रुपये का गबन किया, लेकिन तुम पकड़े गया। तुम पर मुकदमा चला और 21 दिसंबर 1970 को तुम्हें 2 साल की सज़ा हुई। लेकिन जब तुम्हारी सज़ा के 4 महीने बाकी रह गए थे तो जेल में लगी आग की आपाधापी में अगस्त 1972 को तुम जेल से भाग निकले। तभी से तुम इलाहाबाद, मुंबई और मद्रास में पुलिस के फरार मुजरिमों की लिस्ट पर हो। करेक्ट। लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती। चालाक से चालाक मुजरिम देर सवेर पुलिस के कब्जे में आ ही जाता है। अब तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों की सज़ा मिलेगी। इसमें आपके पुलिस विभाग ने कौन सी करामात कर दिखाई है। जिस प्रकार मद्रास में मेरी फ़ोन कॉल से जयशंकर गिरफ्तार हो गया था, उसी प्रकार इस बार अपने साथियों की फ़ोन कॉल से मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मेरे साथी मेरे साथ दगाबाजी न करते तो आपको तो मेरी हवा भी नहीं मिलती। आजी कसमसाया और चुप हो गया। सुनो, सुपरिंटेंडेंट बोला, इधर मेरी ओर देखो। मैंने उसकी ओर देखा। जब तुम उन लोगों को अपना साथी कबूल करते हो तो यह बकवास क्यों करते हो कि तुम उनके बारे में जानते कुछ नहीं। आखिर उनके बचाव से तुम्हें क्या मिलेगा। जिन लोगों की दगाबाजी की वजह से तुम फंसे हो, तुम उनके बारे में अपनी जुबान क्यों नहीं खोलते हैं। उल्टे तुम्हें तो इच्छा करनी चाहिए कि वे तुमसे भी बुरे फंसे। सुपरिंटेंडेंट एक क्षण रुका और फिर बोला, पहले तो तुम्हारी चुप्पी थोड़ी बहुत समझ में आती थी। पहले तुम शायद यही सोच रहे थे कि तुम्हें 2.5-3 साल की सज़ा होगी। सज़ा काट कर जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे साथी लूट के माल में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें सौंप देंगे या तुम अपना हिस्सा उनसे वसूल कर लोगे। लेकिन अब जब कि तुम्हारे गुनाहों की इतनी बड़ी लिस्ट हम पर जाहिर हो चुकी है, तुम्हें फांसी की सज़ा ज़रूर होगी। किसी वजह से फांसी की सज़ा से बच भी गए तो उम्र कैद तो असंभावी है। 14 साल बाद जेल से छूटने के बाद क्या तुम अपने दगाबाज साथियों को तलाश कर पाओगे? और अगर उन्हें तलाश कर भी लोगे तो क्या वे तुम्हारे लिए तब तक तुम्हारा हिस्सा लेकर बैठे होंगे? और फिर जब तुम मद्रास में 70 लाख रुपए का लालच छोड़ सकते थे तो अब तुम्हें 10-12 लाख रुपए का क्या लालच है? एग्जैक्टली, मैं बोला। आपको इसी बात से सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने साथियों का पता नहीं बता रहा हूँ तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उनका पता मालूम नहीं है। यह आदमी यूँ नहीं मानेगा, सुपरिंटेंडेंट असहाय भाव से बोला। सुनो, एकाएक डीआईजी बोला, कहीं तुम यह तो नहीं समझ रहे हो कि तुम सज़ा पाए बिना ही पुलिस के चुंगल से भाग निकलोगे या सज़ा पाने के बाद जेल से फरार हो जाओगे या तुम्हारे कोई अन्य साथी तुम्हें पुलिस की गिरफ्त से रिहा करा लेंगे? मैं चुप रहा। ज़रूर यही बात है। कत्ल का मुजरिम इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, इसे फ़ौरन तिहाड़ जेल भिजवा और जेल के सुपरिंटेंडेंट को विशेष रूप से कह दो कि इस मुजरिम पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। यह निहायत खतरनाक मुजरिम है। शायद इसके दिमाग में कोई कानून के चुंगल से निकल भागने की स्कीम है। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखों में विषाद की छाया तैर गई। कहीं न कहीं बैठी सुरजीत मेरे बारे में अखबार में पढ़ रही होगी। उसे यह जानकर कैसा लग रहा होगा कि वह शख्स जो कभी मक्खी मारने से भी घबराता था, आज एक निहायत खतरनाक मुजरिम समझा जा रहा था। मेरी इतनी दुर्गति हो यह तो शायद उसने भी नहीं चाहा था। मेरी दुर्गति की दास्तां पढ़ पढ़कर क्या उसके मन में भी कभी पश्चाताप की भावना आई होगी? धन करतार मेरे मुंह से अपने आप निकल गया।
इस बार मुझे हथकड़ियों के साथ बेड़ियों में जकड़ दिया गया। तिहाड़ जेल में मुझे एक अकेली कोठरी में बंद कर दिया गया। मेरी कोठरी बैरकों से अलग थलग बने एक ब्लॉक में थी, जहां केवल बेहद खतरनाक और फांसी की सज़ा पा चुके अपराधी ही रखे जाते थे। उस ब्लॉक में दाएं बाएं लोहे के भारी सी खांचेदार दरवाज़ों वाली कोठरियां थीं और बीच में एक गलियारा था जिसमें कम से कम एक सशस्त्र सिपाही 24 घंटे गश्त करता रहता था। उन सिपाहियों में से बरकत राम नाम का एक सिपाही न जाने क्यों विशेष रूप से मुझ में दिलचस्पी रखता था। जब भी गलियारे में उसकी ड्यूटी होती थी, वह अक्सर मेरी कोठरी के दरवाजे के सामने ठिठक जाता था और विचित्र नेत्रों से मुझे देखने लगता था। क्या चाहते हो? विचलित होकर एक बार मैंने उससे पूछा भी था। उत्तर में उसके होठों के कोरों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट उभरी थी और वह बिना कुछ बोले गलियारे के सख्त फर्श पर अपने भारी बूट ठटकाता हुआ आगे बढ़ गया था। उस दौर में मुझे नए चार्ज लगाकर एक बार फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा चुका था और पुलिस द्वारा फिर रिमांड लिया जा चुका था। रिमांड के दौरान कई बार मैं निजामुद्दीन थाने, पुलिस हेडक्वार्टर, ITO और एरिया सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में ले आया गया था, लेकिन अधिकतर मुझे तिहाड़ जेल की उस काल कोठरी में ही रहना पड़ा था। कोई 10 दिन बाद एक रोज वह सिपाही जो मुझ में दिलचस्पी लिया करता था, मेरी कोठरी के सामने आकर रुक गया। उसने अपनी राइफल अपने कंधे से उतारकर अपनी टांग के सहारे जमीन पर खड़ी कर ली और मेरी ओर देखने लगा। मैंने उलझन पूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसने आंख के इशारे से मुझे पास बुलाया। मैं अपने स्थान से उठा और सीखांचों के पास आ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक बीड़ी का बंडल निकाला, एक सावधानीपूर्ण निगाह गलियारे को बाहर खुले कंपाउंड के साथ जोड़ने वाले दरवाजे पर डाली और फिर धीरे से बोला, बीड़ी पियोगे? मैंने होठों पर जुबान फेरी। उसने एक बीड़ी सुलगाई, उसका एक लंबा कस लगाया और सुलगी हुई बीड़ी मुझे थमा दी। मेरा नाम बरकत राम है, सिपाही बोला। मेरे मुंह से अर्थहीन हुंकार निकली। बड़े कांटे के आदमी हो गुरु, बरकत राम बोला। मैंने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हारी चार्जशीट पढ़ी है। बड़े भयंकर हाथ मारे हैं तुमने। मैंने कोई हाथ वाथ नहीं मारे। तो फिर पकड़े क्या फोकट में गए हो? हाँ, तुम होशियार हो, दिल की बात चेहरे पर नहीं झलकने देते हो। मैं चुप रहा। क्या यह सच है कि बैंक डकैती केस में तुम्हारे साथी ही तुम्हें दगा दे गए थे? क्या मतलब? सुना है तुम्हारे बारे में पुलिस को जो गुमनाम टेलीफोन कॉल आई थी, उसे करने वाले तुम्हारे साथियों में से ही कोई था। कौन कहता है? अखबार में छपा है, पुलिस वाले कहते हैं। मैंने बीड़ी का एक लंबा कस लगाया, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो सकता। बरकत राम बोला, तुम्हारे साथी तुम्हें दगा नहीं दे सकते। तुम जिन लोगों को कवर करने के लिए पुलिस की सारी सख्ती बर्दाश्त कर गए, वे भला तुम्हें दगा कैसे दे सकते हैं? अगर वे दगाबाज होते तो तुम उनका भांडा ना फोड़ देते गुरु। सारी जेल में तुम्हारी अपने साथियों के प्रति ईमानदारी की चर्चा है। हर कोई यही कह रहा है कि ऐसी जिद्दार आदमी नहीं देखा। और अगर मुझे मेरे साथियों ने फंसाया हो तो? मैं बोला। बरकत राम यूं हंसा जैसे भारी मजाक की बात सुन ली हो। मैं चुप रहा। और अपने साथियों के बारे में तुमने कुछ बताया भी तो ऐसे गोलमोल कि पुलिस कुछ भी न जान पाया। सुना है तुमने यहाँ तक चंडू खाने की हाँक दी कि तुम्हारे साथियों में एक लड़की भी थी। लड़की? हा हा हा। मैंने बीड़ी का आखिरी कस लगाया और उसे फर्श पर फेंकने ही लगा था कि बरकत राम व्यग्र स्वर में बोल पड़ा, ना 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 ना। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। बीड़ी मुझे दो। मैंने बचा हुआ टुकड़ा उसको थमा दिया।
उसने टुकड़ा अपने से परे गलियारे में उछाल दिया। भैया, तुम्हारे बारे में तो जेलर साहब की खास हिदायत है। अगर तुम्हारी कोठरी में बीड़ी का टुकड़ा पड़ा मिल गया तो फौरन तफ्तीश हो जाएगी कि तुम्हें बीड़ी किसने दी। मेरी नौकरी छुड़वाओगे क्या? सॉरी, मैं बोला। परवाह मत करो, 50 लाख में से तुम्हारा हिस्सा कितना था? बरकत राम गप्पों का शौकीन मालूम होता था। मैं तो तन्हाई से बोर हो ही रहा था। सोचा क्या हर्ज है, गप्पों में थोड़ी देर की दिलजोई ही सही। 10 लाख, मैं बोला। क्यों? बरकत राम के माथे पर बल पड़ गए। आदमी तो तुम 4 थे, एक आदमी के लिए 2 हिस्से तय हुए थे। क्यों? मैंने वजह बता दी। ओह, ये तुम्हारे साथी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं वो? बरकत राम ने सावधानी से दाएं बाएं देखा और फिर फुसफुसाता हुआ बोला, तुम्हें जेल से निकलवाने की कोशिश? मेरी आंखों में विषाद की छाया तैर गई। मुझे पता नहीं वे लोग क्या कर रहे हैं। प्रत्यक्षता मैं बोला, वैसे तुम्हें उम्मीद है कि वे तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ईमानदारी से सौंप देंगे? ना भी सौंपेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर मुझे फांसी की सज़ा हो गई तो रुपया मेरे किस काम आएगा? तुमने वाकई लेडी शांता गोकुल दास का कत्ल किया था? हाँ, मैंने सहज स्वर में बोला। कमाल है, वह प्रशंसापूर्ण स्वर से बोला। सूरज से तो तुम मक्खी भी मारने के काबिल नहीं मालूम होते। सूरज से बड़े बड़े लोग को धोखा हो जाता है। ठीक कह रहे हो। उसी क्षण गलियारे में किसी के भारी कदम पड़े। बरकत राम ने मुझे हाथ से संकेत किया। मैं तुरंत जंगले से परे हट गया और कोठरी के पृष्ठभाग में लगे फट्टे पर जा बैठा। एक अन्य सिपाही बरकत राम के स्थान पर ड्यूटी देने के लिए वहां आया था। बरकत राम ने उसे राइफल सौंपी और विचित्र निगाहों से मुझे देखता हुआ गलियारे में आगे बढ़ गया। अगले 2 दिन मुझे बरकत राम की सूरत दिखाई नहीं दी। तीसरे दिन गलियारे में मुझे फिर बरकत राम दिखाई दिया। उसके साथ 2 सिपाही और थे। मुझे हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर उन दोनों सिपाहियों ने मुझे बरकत राम के हवाले कर दिया। मैं बरकत राम की हिफाजत में पहले कोठरी से फिर गलियारे से बाहर निकला। कहाँ ले जा रहे हो? मैंने पूछा। जेलर के दफ्तर में, शायद तुम्हें कचहरी ले जाने वाला है। मैं चुप हो गया। मैं हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ ने जकड़ा हुआ उसके साथ चलता रहा। भोपाल वाली कहानी भी तुमने अच्छी सुनाई थी, एकाएक बरकत राम बोला। क्या मतलब? यह कि तुम्हारे साथी भोपाल में रहते हैं, किसी का रेस्टोरेंट है तो कोई पढ़ता है वगैरह। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बरकत राम मेरे कारनामों से बुरी तरह प्रभावित दिखाई देता था। उसकी निगाह में मेरा हर काम करामाती था। वह खामखा मुझे हीरो बनाए दे रहा था। वैसे वास्तव में तुम्हारे साथी कहाँ के रहने वाले हैं? उसने पूछा। दिल्ली के ही हैं। मैंने यूं ही कह दिया। वाह, चिराग तले अंधेरा। पुलिस उन्हें हिंदुस्तान में तलाश करती फिर रही है और वे दिल्ली में ही हैं। जेलर का दफ्तर आ गया। मुझे कचहरी ले जाने के लिए वहां नहीं बुलाया गया था। वहां पुलिस के कई उच्च अधिकारी मौजूद थे और उनके आगमन का इकलौता उद्देश्य था उन कई अनसुलझे अपराधों के लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराना जिनके बारे में मैंने सुना तक नहीं था। पुलिस वाले एक ही तीर से 150 शिकार करने की फिराक में मालूम होते थे। शायद वे चाहते थे कि फांसी चढ़ने से पहले मैं 150 अपराध और कबूल कर लूं और वे एक ही हल्ले में सारे देश की वाहवाही के हकदार बन जाएं। शायद हर कोई मेरे ही दम पर कोई तमगा या तरक्की हासिल करने की फिराक में था। अंत में हार कर उन्होंने मुझे बरकत राम के हवाले कर दिया। बरकत राम मुझे मेरी कोठी के सामने ले आया। अगर तुम्हें जेल से भागने का मौका मिल जाए तो तुम क्या करोगे? एकाएक वह बोला। मैंने चिढ़ कर उसकी ओर देखा। यह कैसा सवाल था? क्या बरकत राम मेरी असहाय दशा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था? भाग जाऊंगा, मैं बोला। और क्या करूंगा? जैसे जेल से भाग जाना इतना ही आसान है? मैंने कब कहा है? तुम्ही ने तो पूछा था कि ठीक है ठीक है। मैं फिर वापस काल कोठरी में पहुंचा दिया गया। मेरे बंधन खोल दिए गए। बाहर गलियारे में बरकत राम पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद वह फिर मेरी कोठरी के सामने आ खड़ा हुआ। कोई नवा पता नहीं जमा
किया हुआ तुमने? उसने रहस्यपूर्ण स्वर में पूछा। किया हुआ था, मैं बोला, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त सब पुलिस के कब्जे में आ गया। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए कोई भी मोटी रकम फिर पीट लेना क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? मैं बोला। पता नहीं मैंने उसके सवाल को जवाब दिया था या खुद अपने आप से सवाल किया था। तुम्हारे जैसे आदमी का सहयोग पा लेना किसी भी अपराधी के लिए फख्र की बात हो सकती है। मैंने उसकी बात का विरोध नहीं किया। लो, बीड़ी पियो। अपनी ताजी सुलगाई बीड़ी उसने मुझे सौंप दी और स्वयं मेरे पास से हट गया। उसने दोबारा मुझसे बात नहीं की। अगले 2 दिन हुआ मुझे गलियारे में दिखाई नहीं दिया। तीसरे दिन शायद फिर उस ब्लॉक में उसकी ड्यूटी लगी। एक बार वह फिर मेरी कोठरी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने संकेत से मुझे अपने पास बुला लिया। सुनो, बरकत राम बोला। मैं सिर उठाकर उसकी ओर देखा। यहाँ से निकलना चाहते हो? सवाल हथौड़े की तरह मेरी चेतना से टकराया। मैं मुंह बाएं उसकी ओर देखने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वह सावधानी से चारों ओर निगाह दौड़ाते हुए धीमे स्वर में बोला। कैसे? दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ धंधे की खातिर तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। धंधा? हाँ, वे लोग गारंटी के साथ तुम्हें जेल से निकलवा सकते हैं, लेकिन उनकी 2 शर्तें हैं। क्या? एक तो भविष्य में तुम्हें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ काम करना होगा और दूसरे लूट के माल में से आधा तुम्हें उन्हें देना होगा। 5 लाख? 5 लाख नहीं, 25 लाख। तुमने बैंक के 50 लाख रुपए पर हाथ साफ किया था, लेकिन उसमें मेरा हिस्सा तो सिर्फ 10 लाख ही है। मालूम है, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलवाने की कीमत 25 लाख है। 10 लाख तुम्हारा हिस्सा है, तो बाकी के 15 लाख चाहे तुम अपने साथियों से उधार मांगो या उनसे ज़बरदस्ती झपटो, यह सोचना तुम्हारा काम है। वैसे उन लोगों को तो तुम्हें हंसकर 15 लाख रुपए फालतू दे देने चाहिए। उनके बारे में तुम अपनी जबान बंद रखे हुए हो, इसलिए वे सब सुरक्षित हैं। अगर तुम उन्हें पकड़वा दो तो वे लोग जेल की हवा तो खाएंगे ही, साथ ही रुपया भी वापस यूनियन बैंक को पहुंच जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं बोला। जल्दी जवाब दो, मैं बाहर वालों को क्या कह दूं? मुझे सौदा मंजूर है, मैं सहज स्वर में बोला। मैं उन्हें 25 लाख रुपए भी दूंगा और उनके साथ काम भी करूंगा, बस शर्ते कि वे लोग मेरे स्तर के हो, कोई जेब कतरे या छोटे मोटे हाथ मारने वाले बटमार ना हो। पागल हो गए हो क्या? बरकत राम तिरस्कार पूर्ण स्वर से बोला। जो लोग तुम्हें तिहाड़ जैसे जेल से निकलवाने जैसा गंभीर कदम उठा सकते हैं, वे क्या कोई छोटी मोटी चीज होंगे? ठीक है। बरकत राम वहाँ से हट गया। सब कुछ तय हो गया है। 3 दिन बाद बरकत राम ने मुझे बताया, इस सोमवार को फिर रिमांड लेने के लिए पुलिस तुम्हें कचहरी ले जाएगी। सोमवार को तुम वापस जेल में नहीं आओगे। क्या क्या? मैं चौंक कर बोला। यानी कि दिन दिहाड़े? दिन रात मैं नहीं जानता। जो कुछ मुझे बताया गया है मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन छोड़ो, बरकत राम ने मुझे बोलने नहीं दिया। जो होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 25 लाख रुपए की अदायगी के बारे में अगर तुम्हारे मन में कोई चालाकी या धोखाधड़ी है तो उसे अभी निकाल दो। अगर उस मामले में तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हारे फरिश्ते पनाह मांग जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। समझदार आदमी हो। बाहर वालों को तुमसे यही उम्मीद है। रिमांड का दिन आ गया। बरकत राम के कथा अनुसार आज मेरी रिहाई का दिन था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। मुझे सारा सिलसिला एक सपना सा लग रहा था, एक बड़ा क्रूर मजाक मालूम हो रहा था। पिछले 4 दिनों से मैं दिन रात यही सोच रहा था, इसी के सपने देख रहा था। क्या वाकई में मेरी रिहाई मुमकिन थी? सुबह सवेरे बरकत राम एक अन्य सशस्त्र सिपाही के साथ मेरी कोठरी में आ गया। मुझे सावधानी से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ दिया गया और फिर कोठरी से बाहर निकाला गया। मुझे जेल की कैदियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गाड़ी में लाद दिया गया। गाड़ी के बीच में 2 लोहे के मजबूत दरवाजे थे जिनके भीतर मैं था, और बाहर बेंचों पर आमने सामने मुंह किए बरकत राम और उसका साथी बैठे थे।
गाड़ी जेल रवाना हुई। गाड़ी निर्विघ्न 30 हजारी पहुंची। मेरा मन निराश से भर गया। कुछ भी तो नहीं हुआ था। कोई 2 बजे मुझे अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस को 10 दिन का रिमांड और मिल गया। वापसी के सफ़र के लिए मुझे फिर गाड़ी में लाद दिया गया। मैंने कई बार बरकत राम से आंख मिलाने की कोशिश की, लेकिन बरकत राम को तो जैसे मेरी ओर झांकना भी गवारा नहीं था। गाड़ी जेल की ओर चल पड़ी। गाड़ी जखीरे का मोड़ काटकर आगे बढ़ ही थी कि एकाएक ब्रेकों की तीव्र चरचराहट और टायरों के सड़क पर रिपटने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं बेंच से उलटकर औंधे मुंह गाड़ी के फर्श पर आ गिरा। बेड़ियों की सलाखें मेरी जांघों के बीच में घुस गई। मेरे मुंह से एक घुटी हुई कराह निकल गई। आंखें आंसुओं से भर गई। मेरा चेहरा पीड़ा से विकृत हो उठा। कोई जोर से चिल्लाया। फिर एक भड़ाक की आवाज़ हुई। मैं संभल भी नहीं पाया था कि फुटबॉल की तरह फर्श पर लुढ़कनी खा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पहाड़ गाड़ी से टकरा गई हो। फिर पट पट करके 3-4 पटाखे से छूटे। कोई गला फाड़ कर चिल्लाया। मैं गिरता पड़ता उठकर खड़ा हुआ और मैंने गाड़ी के मजबूत जाली के रोशनदान से बाहर झांका। बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। वाहेगुरु, सच्चे पातशाह, मैं होठों में बुदबुदाया और आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखने लगा। फिर एक फायर हुआ। मेरे कानों में ऐसी आवाज़ पड़ी जैसे बड़ी रफ्तार से किसी टायर में से हवा निकल रही हो। एक और फायर हुआ। मेरे सामने मौजूद लोहे का दरवाज़ा जोर से झनझना कर फिर लोहे से लोहा टकराने की टन की आवाज़ हुई। खबरदार! एक भारी आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। हीरो बनने की कोशिश मत करना। लोहे का दरवाज़ा भड़ाक से खुला। कोई भीतर को झपटा। उसके साथ ही ढेर सारा धुआं भीतर घुस आया। मुझे आगंतुक की सूरत दिखाई नहीं दी। मुझे केवल 2 मजबूत हाथ अपनी ओर बढ़ते दिखाई दिए। फिर वे हाथ बगलों के नीचे मेरे शरीर से लिपट गए। आगंतुक ने मुझे अपनी ओर घसीटा। मैं हथकड़ियों और बेड़ियों से उलझता, चीखता, कराहता, घिसता चला गया। मेरे पांव गाड़ी की सीटों से टकराए। मेरा शरीर कहीं अटका और आगंतुक की पकड़ मेरे शरीर से छूट गई। मैं धड़ाम से पक्की सड़क पर आ गिरा। मेरा सिर शायद सड़क से टकराया। मेरी आंखों के सामने सितारे नाच गए। मैं बेहोश होता होता बचा। उठकर खड़े हो जाओ, कोई आदमी कर्कश स्वर में बोला, लेकिन मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। उस आदमी के मुंह से एक गाली निकली और उसने मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे एक झटके से मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। मेरी गाड़ी के पृष्ठभाग पर निगाह पड़ी। बरकत राम और उसका साथी एक ही बेंच पर एक दूसरे से उलझे हुए सिमटे पड़े थे। एक आदमी उन्हें रिवॉल्वर से कवर किए हुए था। एक स्टेशन वैगन बैक होती हुई मेरे एकदम समीप आकर रुकी। उसका ढक्कन नुमा पिछला दरवाज़ा खुला था और वहाँ एक आदमी पहले ही तैयार खड़ा था। उस आदमी ने मेरी बाँह पकड़ी। मेरी बगल में खड़े आदमी ने मुझे टांगों से पकड़कर ऊपर को धकेला और मुझे किसी बेजान वस्तु की तरह स्टेशन वैगन में लाद दिया गया। मेरे साथ का आदमी स्टेशन वैगन की साइड से घूमकर सामने की ओर लपका और ड्राइवर की बगल में जा बैठा। 2 और आदमी स्टेशन वैगन में घुस गए। उनमें से एक के हाथ में पुलिस वालों की राइफलें थी और दूसरा आदमी वह था जो सिपाहियों को कवर किए हुए था। स्टेशन वैगन का पिछला दरवाज़ा भड़ाक से बंद हुआ और फिर स्टेशन वैगन तौप से छूटे गोले की तरह वहाँ से भाग निकला। पीछे धुआं के बादल और घने होते जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी मुझे अब दिखाई नहीं दे रही थी। मैं पुलिस के फंदे से निकल चुका था। एक सुनसान मोड़ से स्टेशन वैगन गुजरी तो दोनों राइफलें स्टेशन वैगन से बाहर उछाल दी गई।